नमस्ते दोस्तों, हमारा चल रहा है दोस्तों चैप्टर नंबर 9 मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट इन इंडिया, जिसमें इस लेक्चर में हम लोग सेंट्रल बैंक की बात करने वाले हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि मनी मार्केट होता है। मनी मार्केट का टर्नओवर जो होता है वो ह्यूज होता है। इसमें बड़े बड़े प्लेयर्स पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे कि बैंक्स हो गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, म्यूचुअल फंड्स बड़े बड़े ये पार्टिसिपेट करते हैं। इसके लिए क्या होता है दोस्तों, इस मनी मार्केट को, हर मार्केट को रेगुलेटर की ज़रूरत होती है। ऐसे इस मनी मार्केट को भी क्या होती है, रेगुलेटर की ज़रूरत होती है। एक कंट्री का सेंट्रल बैंक जो होता है दोस्तों, वो क्या करता है, मनी मार्केट को रेगुलेट करता है। अब सेंट्रल बैंक क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, हम लोग पढ़ ले। तो सेंट्रल बैंक क्या होता है दोस्तों कि सेंट्रल बैंक एक कंट्री का ऐसा बैंक होता है जो एपेक्स बैंकिंग सिस्टम है। मतलब एपेक्स मतलब क्या कि सभी बैंक्स का बॉस जो है वो कौन है, सेंट्रल बैंक है। उसके बाद वो क्या करता है, रेगुलेशन ऑफ मनी मार्केट। मनी मार्केट का क्या करता है, रेगुलेशन कौन करता है, सेंट्रल बैंक करता है। इंडिया में दोस्तों सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई क्या करता है, सभी बैंक्स का बैंक्स है। मतलब क्या है, वो एपेक्स इंस्टीट्यूशन है, इंडिया का सेंट्रल बैंक है, और उसके साथ साथ वो क्या करता है, रेगुलेशन ऑफ मनी मार्केट भी करता है। अब इससे हम लोग लिंक कर सकते हैं हमारे स्कैम 1992 में, जब उधर मनी मार्केट में फ्रॉड होता है दोस्तों, तो पहले इंक्वायरी के लिए कौन आता है, पहले इंक्वायरी के लिए आता है आरबीआई, क्योंकि आरबीआई किसे रेगुलेट करता है, मनी मार्केट को रेगुलेट करता है। इसके लिए आरबीआई क्या करेगा, मनी मार्केट से रिलेटेड जो भी चीजें होगी उसको, रेगुलेशन की बात आई तो वो किधर आएगी, आरबीआई मतलब इंडिया की सेंट्रल बैंक के पास आएगी। तो आरबीआई की हिस्ट्री दी है, वो कैसे फॉर्म हुआ था। तो इट इज फॉर्म्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ हिल्टन यंग कमीशन। इट कमेंस द ऑपरेशन बैक ऑन 1/4/1935। मतलब 1935 में ही आरबीआई ने क्या कर लिया था, अपने ऑपरेशन चालू कर दिया था। मतलब बिफोर इंडिपेंडेंस आरबीआई एग्जिस्टेंस में थी। पहले आरबीआई क्या थी दोस्तों, एक प्राइवेट बैंक थी, मतलब प्राइवेट लोगों की बैंक थी। जो उसके डिपॉजिटर्स थे, जो लोन टेकर्स थे, वही उधर से लोन ले सकते थे। मतलब वो पहले कमर्शियल बैंक नहीं थी। उसके बाद क्या हुआ, आरबीआई को नेशनलाइज किया गया 1/10/1949 में। 1949 में क्या किया गया, आरबीआई को नेशनलाइज किया गया, और उसके बाद से ये इंडिया की क्या है, सेंट्रल बैंक है, इंडिपेंडेंस के बाद से। अब कुछ डेफिनेशन दी है हमें सेंट्रल बैंक की। सेंट्रल बैंक इज वन विच कंस्टिट्यूट्स द एपेक्स मॉनिटरी एंड बैंकिंग स्ट्रक्चर इन द कंट्री। मतलब एक कंट्री में सेंट्रल बैंक हम किसे बोलेंगे, तो जो बैंक एपेक्स है, एपेक्स है मतलब सबका बॉस है, किधर, मॉनिटरी मार्केट्स में, मतलब मनी मार्केट्स में, और बैंकिंग सिस्टम में भी, मतलब सभी बैंक्स का भी और मॉनिटरी मार्केट का भी जो एपेक्स है उसे हम बोलेंगे सेंट्रल बैंक। फिर उसके बाद दूसरी डेफिनेशन है दोस्तों, सेंट्रल बैंक इज द बैंक विच कंट्रोल्स द क्रेडिट। अब सेंट्रल बैंक क्रेडिट कैसे कंट्रोल करते हैं, तो मैंने आपको बोला कि सभी बैंक्स का बैंक्स कौन है, मतलब सभी बैंक्स का बॉस कौन है, सेंट्रल बैंक है, आरबीआई। तो आरबीआई के पास पावर है दोस्तों कि रेट डिसाइड करने का पावर आरबीआई के पास है, कि मतलब इतने रेट से ज्यादा आप लोग ये लोन नहीं दोगे, फिर उसके बाद डिपॉजिट पे इससे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दोगे। तो इंटरेस्ट रेट्स रेगुलेट करके आरबीआई क्या करती है, इंडिया में मनी मार्केट का रेगुलेशन करती है। अब दोस्तों हम लोग क्या करने वाले हैं, फंक्शंस ऑफ आरबीआई देखने वाले हैं। मतलब हमारे कंट्री का जो सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो कौन कौन से फंक्शन हमारी इकोनॉमी में परफॉर्म करता है वो देखने वाले हैं। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है दोस्तों, इश्यू ऑफ करेंसी नोट्स। और पहले ही बता दूं दोस्तों, ये फंक्शंस ऑफ आरबीआई जो है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, तो इसके लिए आपको ये सभी फंक्शंस क्या करने हैं, याद करने। अगर आपको क्वेश्चन आया कि डेफिनेशन के साथ फंक्शंस भी बताइए, तो डेफिनेशन एक शॉर्ट लिख देनी है कि सेंट्रल बैंक के डेफिनेशन कोई भी लिख सकते हैं, जो पीछे 2 मैंने पढ़ाई थी आपको, और उसके साथ ये फंक्शंस भी आपको क्या करना है, लिखना है। तो पहला फंक्शन है दोस्तों, इश्यू ऑफ करेंसी नोट्स। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या तो फिर सेंट्रल बैंक ऑफ एनी कंट्री हैज अ पावर टू इश्यू द करेंसी नोट्स। मतलब करेंसी नोट्स इश्यू करने के पावर किसके पास होते हैं दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है, इंडिया में करेंसी नोट्स इश्यू करने के पावर। अब कौन कौन सी करेंसी नोट्स इश्यू करने के पावर है, तो सभी करेंसी नोट्स इश्यू करने के पावर है, एक्सेप्ट व्हाट, ₹1 नोट्स और कॉइन्स। मतलब 1 रुपी नोट्स और कॉइन्स जो है दोस्तों, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी लिमिटलेसली क्या कर सकती है, प्रिंट कर सकती है, या तो फिर कॉइन बना सकती है। मतलब इसके पास, आरबीआई के पास सोल राइट टू इश्यू द नोट्स एक्सेप्ट ₹1 नोट और कॉइन्स। ₹1 नोट और कॉइन्स जो है वो सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही बना सकता है। उसके बाद है दोस्तों मिनिमम रिजर्व सिस्टम। अब ये मिनिमम रिजर्व सिस्टम क्या होता है दोस्तों, कि जब भी कभी इश्यू ऑफ नोट्स करना होता है, मतलब एक इसमें हमारे इकोनॉमी में नोट्स इशू करने होते हैं दोस्तों, तब क्या करती है आरबीआई, मिनिमम रिजर्व रखती है। मतलब आरबीआई को इतना रिजर्व बाजू में रखना ही पड़ता है, उसके बाद ही आरबीआई क्या कर सकती है, नोट्स प्रिंट कर सकती है। तो ये मिनिमम रिजर्व कितना है दोस्तों, तो 200 करोड़ का क्या है, मिनिमम रिजर्व है। उसमें एटलीस्ट क्या है, गोल्ड
115 करोड़ होना चाहिए और फॉरेन एक्सचेंज जो है वो 85 करोड़ होना चाहिए। मतलब एटलीस्ट गोल्ड के जो रिजर्व्स है वो 115 करोड़ और फॉरेन एक्सचेंज जो है वो 85 करोड़ होना चाहिए। तो ऐसे 200 करोड़ क्या होना चाहिए, एक पहले रिजर्व बाजू में निकाल के रखेगी आरबीआई, उसके बाद अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी क्या कर सकती है आरबीआई, प्रिंट और इशू कर सकती है। अब आरबीआई जो मनी प्रिंट और इशू करती है वो मतलब किस स्टैंडर्ड से करती है, मतलब कितना इशू करना है, कितना इकोनॉमी में भेजना है, ये कैसे डिसाइड करती है। तो इन्फ्लेशन से डिसाइड करती है, एक कंट्री के ग्रोथ रेट से डिसाइड करती है कि मार्केट की डिमांड कितनी है, मार्केट को कितना मनी चाहिए आज, उससे क्या करती है डिसाइड करती है आरबीआई। और ये सब बैंक नोट्स जो है इशू करती है सेंट्रल बैंक और आरबीआई। अब सेकंड है दोस्तों बैंकर टू द गवर्नमेंट। आरबीआई क्या है दोस्तों, तो आरबीआई गवर्नमेंट का बैंक है। मतलब हम सबके बैंक्स कौन से हैं, कमर्शियल बैंक्स है, जो भी कमर्शियल बैंक्स इंडिया में है, एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब गवर्नमेंट का बैंकर कौन है दोस्तों, गवर्नमेंट का बैंकर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये क्या क्या करके एक्ट करता है, तो ये गवर्नमेंट का बैंकर है। फिर उसके बाद एजेंट है और एडवाइजर। अब एजेंट कैसे है दोस्तों कि बहुत सारे कंपनीज फॉरेन गवर्नमेंट्स को हमने लोन दिया होता है, फॉरेन गवर्नमेंट से लोन आना होता है, तो इन सब की जो फंक्शंस जो कैरी आउट करता है वो कौन कैरी आउट करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैरी आउट करता है। उसके बाद आरबीआई क्या है दोस्तों, एडवाइजर टू द गवर्नमेंट भी है। मतलब इकोनॉमिक पॉलिसीज पे क्या करता है आरबीआई, एडवाइस देता है। आरबीआई के जो गवर्नर्स होते हैं वो अपनी एडवाइस देते हैं कि इकोनॉमिक पॉलिसी कैसे डिसाइड करनी चाहिए, इंटरेस्ट रेट क्या होनी चाहिए, मॉनिटरी पॉलिसी क्या होनी चाहिए, फिस्कल पॉलिसी क्या होनी चाहिए। इसमें असिस्टेंस कौन देता है, आरबीआई देता है गवर्नमेंट को। उसके बाद है दोस्तों बैंकर्स बैंक। अब इसके पहले सेंट्रल बैंक का डेफिनेशन पढ़ते टाइम हमने आपको बोला था कि आरबीआई या तो फिर सेंट्रल बैंक क्या होती है, बैंकर्स की बैंक होती है, एपेक्स इंस्टीट्यूशन होता है। मतलब जो सभी कमर्शियल बैंक है दोस्तों हमारे इंडिया में, उन सब की एपेक्स बैंक कौन है, आरबीआई है। तो आरबीआई क्या करती है, स्टैट्यूटरी कंट्रोल ओवर द कमर्शियल बैंक्स। मतलब आरबीआई के पास लॉफुली पावर है कि सभी नीचे के कमर्शियल बैंक्स को कंट्रोल करने की। वो उन्हें डायरेक्शन दे सकती है, वो उन्हें बता सकती है कि आपको अपने अकाउंट्स कैसे रखने हैं। फिर उसके बाद उन्होंने कुछ समझो वायलेशन किया लॉ का, तो उनके ऊपर कार्रवाई करने का भी अधिकार किसके पास है, आरबीआई के पास है। आरबीआई के पास दोस्तों वाइड ह्यूज पावर्स दी गई है एक्ट के जरिए। उसके बाद आरबीआई क्या करता है, प्रोवाइड्स असिस्टेंस टू द बैंक इन द फॉर्म ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस। मतलब अगर किसी बैंक को लोन चाहिए होगा, कोई असिस्टेंस चाहिए होगा, तो वो भी आरबीआई क्या करती है, प्रोवाइड करती है, क्योंकि वो सभी का बॉस है, सभी की एपेक्स इंस्टीट्यूशन है इसलिए। चौथा फंक्शन है दोस्तों आरबीआई का, सेंट्रल बैंक का, जो है कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। मतलब जो भी फॉरेन एक्सचेंज इंडिया में आता है उसकी कस्टडी किसके पास रहती है, आरबीआई के पास रहती है। मतलब अभी एक एक्ट होता है दोस्तों, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फेमा जिसे हम ऑर्डिनरीली बोलते हैं। फेमा एक्ट के अंदर क्या होता है, आपने जो भी फॉरेन एक्सचेंज अर्न किया है वो क्या करना पड़ता है, एक सर्टेन डेज के बाद आरबीआई को देना पड़ता है। मतलब आप आपके पास वो फॉरेन एक्सचेंज नहीं रख सकते। जैसे कि एग्जांपल, अगर मैंने इंपोर्ट किया है यूएस में, कुछ चीज़ इंपोर्ट किया है, गुड्स इंपोर्ट किया है, उसके लिए मुझे डॉलर्स मिले, तो वो डॉलर्स मैं मेरे पास नहीं रख सकता, क्योंकि फेमा एक्ट क्या करता है, उसे रेस्ट्रिक्शन लगाता है। वो डॉलर्स मुझे कंपल्सरीली आरबीआई को क्या करने पड़ते हैं, सबमिट करने पड़ते हैं। तो ये इसके लिए जो कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है, तो ऐसे पूरे देश से जो भी फॉरेन एक्सचेंज आता है, फॉरेन एक्सचेंज जाता है, उसका सबका हिसाब कौन रखता है, सेंट्रल बैंक रखता है, आरबीआई रखता है इंडिया में। उसके बाद वो बाय सेल भी करता है करेंसीज ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ द आईएमएफ। मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के सभी मेंबर्स के साथ बाय सेल ऑफ करेंसी भी करता है, और ऑफिशियल रेट ऑफ एक्सचेंज डिसाइड करता है। मतलब ऑफिशियल रेट ऑफ एक्सचेंज मतलब एक डॉलर का कितना रुपीज होगा, या तो फिर एक दिराम का कितना रुपीज होगा, एक येन का कितना रुपीज होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सभी रेट्स कौन डिसाइड करता है, तो सेंट्रल बैंक डिसाइड करता है। उसके बाद दोस्तों इंपॉर्टेंट फंक्शन है कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। अब कंट्रोल ऑफ क्रेडिट क्या होता है दोस्तों, कि इसके पहले मैंने आपको बोला कि सभी बैंक्स का एपेक्स बैंक कौन है, आरबीआई है। अब आरबीआई क्या करता है, अपने डोमिनेशन से सभी कमर्शियल बैंक्स को डोमिनेट करता है। मतलब ये क्या करता है कि एक इकोनॉमी में कितना इनफ्लो आउटफ्लो होना चाहिए मनी का, ये कंट्रोल करता है किससे, तो बैंक्स के ऊपर डोमिनेशन लगा के। अब कौन से मेथड से ये डोमिनेशन लगाता है, तो क्वांटिटेटिव मेथड। क्वांटिटेटिव मेथड्स मतलब जो क्या है, न्यूमेरिकल है, मनी टर्म्स में है। वो कौन सी है, तो बैंक रेट्स मतलब क्या कि आरबीआई डिसाइड करता है कि एक बैंक दूसरे बैंक को जब लोन देगी तो वो कौन से रेट पे देगी, जब डिपॉजिट लेगी तब कौन से रेट पे लेगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर उसके बाद आता है दोस्तों ओपन मार्केट ऑपरेशन। अब ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है, अगर आरबीआई को लग गया कि इकोनॉमी में क्या हो रहा है, पैसा ज्यादा हो रहा है, पैसा ज्यादा होने से क्या होती है, पैसे की वर्थ कम हो जाती है। अब इसके लिए आरबीआई क्या करती है, ओपन मार्केट मतलब खुद ही मार्केट में उतरती है और उतने पैसे का क्या करती है, लोन ले लेती है। मतलब उतना पैसा मार्केट से निकाल लेती है। अब ये हो गया आरबीआई का क्या, ओपन मार्केट ऑपरेशन। फिर उसके बाद दोस्तों सीआरआर और एसएलआर। सीआरआर मतलब कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर मतलब स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है,
CRR मतलब कैश रिजर्व रेशो और SLR मतलब स्टैट्यूटरी लिक्विडरी रेशो। ओके, अभी CRR और SLR से क्या करती है RBI, कंट्रोल करती है क्रेडिट को। कैसे CRR SLR से कंट्रोल करती है? तो CRR मतलब एक बैंक के पास अगर कुछ डिपॉजिट्स आए तो उसके सर्टन परसेंटेज बैंक को कैश में रखना ही पड़ता है, मतलब वो पूरे के पूरे डिपॉजिट्स लोन में बांट नहीं सकती है। इसके लिए RBI क्या करता है, अब कभी CRR की लिमिट बढ़ा देता है, कभी CRR की लिमिट कम कर देता है। मतलब अगर RBI को लगे कि इकोनॉमी में पैसा कम है, ज़्यादा पैसा जाना चाहिए, मतलब बैंक्स ने ज़्यादा लोन देना चाहिए, तो वो क्या कर देता है, CRR को कम कर देता है। मतलब जो भी डिपॉजिट्स आएंगे उससे कम पैसा क्या करेगी, एक बैंक अपने कैश में रखेगी और बाकी का सब कुछ बांट देगी। इसके लिए CRR SLR से वो क्या करता है, कंट्रोल करता है। अब स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो से क्या करता है वो कि इससे क्या होता है कि SLR मतलब क्या होता है कि बैंक को अपने कुछ परसेंटेज ऑफ असेट जो होते हैं वो लिक्विड असेट में रखने पड़ते हैं। लिक्विड असेट मतलब कौन से, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, एक्सेट्रा, ऐसे असेट्स में रखना पड़ता है। ऐसे असेट में रखने के बाद क्या होता है, इस परसेंटेज रखने के बाद बाकी का वो लोग लोन में बांट सकते हैं। तो इस रेशोज को वो क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं रिजर्व बैंक, एपेक्स बैंक, और उसके साथ वो क्या करते हैं, क्रेडिट को भी कंट्रोल कर सकती है। अब उसके बाद आता है दोस्तों क्वालिटेटिव मेजर्स। अब क्वालिटेटिव मेजर्स क्या होते हैं कि जिसमें वो कुछ रेशोज को चेंज नहीं करती है, सिर्फ क्या करती है, प्रेशराइज करती है आगे के कमर्शियल बैंक को। अब ऐसी कौन सी होती है, मार्जिन रिक्वायरमेंट, क्रेडिट रेशनिंग और मॉरल फ्यूजन। अब क्रेडिट रेशनिंग क्या होता है दोस्तों कि RBI बोलते हैं कि इतना आपका परसेंटेज ऑफ लोन इस सेक्टर में जाना ही चाहिए, समझो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग ऐसा एक नाम होता है। अब क्या होता है कि RBI बोलती है कि हर बैंक को कि आपने सर्टन परसेंटेज ऑफ जो आपका लोन है वो एग्रीकल्चर में देना ही चाहिए, क्योंकि RBI को मालूम है कि अगर एग्रीकल्चर में पैसा रहेगा तो इकोनॉमी में पैसा रहेगा। इसके लिए वो क्या करते हैं, क्रेडिट रेशनिंग करती है, मतलब इतना परसेंटेज ऑफ क्रेडिट इनको देना ही पड़ेगा, ऐसे ऐसे नॉर्म्स वो डिसाइड करके देते हैं। उसके बाद मॉरल फ्यूजन मतलब क्या कि RBI क्या करती है, डोमिनेट करती है किसको, कमर्शियल बैंक्स को। अब कोई कमर्शियल बैंक इन सब के बावजूद अगर मान नहीं रही है RBI के डायरेक्शंस, तो RBI क्या करती है, मॉरली उसको स्यूज करती है, स्यू करने की कोशिश करती है, और उससे वो क्या करती है, कंट्रोल हासिल करती है कमर्शियल बैंक्स पे। अब अगला फंक्शन है दोस्तों RBI का, सिक्स्थ फंक्शन है कलेक्शन एंड पब्लिकेशन ऑफ डेटा। RBI क्या करती है, इकोनॉमी में, मनी मार्केट में जो भी डेटा प्रिवेलिंग होता है उसका कलेक्शन करती है, उसका पब्लिकेशन करती है कि लोग, क्योंकि उससे लोग क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। मतलब इन्फ्लेशन से रिलेटेड डेटा होता है, फिर ग्रोथ रेट से रिलेटेड डेटा होता है, वो सब क्या करती है RBI कलेक्ट करती है और वो उसे पब्लिश कर देती है। फिर उसके बाद दोस्तों प्रमोशनल एंड डेवलपमेंट फंक्शन। अब प्रमोशनल डेवलपमेंट फंक्शंस क्या करती है, RBI बहुत सारी इंस्टीट्यूशन सेटअप करती है एक स्पेसिफिक सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए। अब कौन कौन से करती है RBI, तो डेवलपिंग स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन फॉर एग्रीकल्चरल क्रेडिट इंडस्ट्रियल फाइनेंस। मतलब क्या कि एग्रीकल्चर क्रेडिट में अगर एग्रीकल्चर के लिए क्रेडिट चाहिए होगा तो एक स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन ही उसके लिए बना लिया RBI ने। अब ऐसा इंस्टीट्यूशन है इंडिया में, नाबार्ड जो है वो एग्रीकल्चर क्रेडिट को कंट्रोल करता है। फिर उसके बाद इंडस्ट्रियल फाइनेंस, मतलब इंडस्ट्रियल को कुछ लोन चाहिए होगा, इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, तो उसके लिए कौन सा है, IDBI, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो इंडस्ट्रियल फाइनेंस को कंट्रोल करता है। मतलब ऐसे इंस्टीट्यूशन बना के RBI क्या करती है, एक एक सेक्टर उनको क्या कर देती है, सौंप देती है। फिर उसके बाद एक्सटेंडेड बैंकिंग टू द सेमी अर्बन एंड रूरल एरिया। RBI की हमेशा ऐसी प्रायोरिटी रही है दोस्तों कि देश का हर एक नागरिक जो है वो बैंकिंग सिस्टम को यूज करे, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम यूज करेंगे तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा ब्लैक मनी जो है वो इस सिस्टम से निकल जाएगा। तो इसके लिए RBI क्या करती है, सेमी अर्बन रूरल एरियाज में जैसे ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस कैसे बढ़े इसका भी क्या करती है, फंक्शन करती है। तो मतलब प्रमोशनल और डेवलपमेंट फंक्शन। आप लोगों ने टीवी पर अक्सर ऐड देखा होगा कि RBI कहती है सतर्क रहिए, सावधान रहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसी जो एड्स आती रहती है वो सब प्रमोशनल फंक्शन का पार्ट है RBI के। फिर उसके बाद आता है दोस्तों अदर फंक्शंस, कुछ और अदर फंक्शंस भी करती है RBI, जैसे कि क्लियरिंग हाउस। अब क्लियरिंग हाउस क्या होता है कि समझो आपने क्या किया दोस्तों कि ATM से पैसे निकालने गए, आपका अकाउंट है SBI में, फिर भी आपने क्या किया, पंजाब नेशनल बैंक के ATM से पैसे निकाले। अब आपने निकाले पैसे पंजाब नेशनल बैंक के ATM से, बट आपका अकाउंट है SBI में, तो इन दोनों को ट्रेस कैसे करेंगे, मतलब बैंक आपस में क्या करेगी, आपस में पैसे की लेन देन कैसे करेंगी, तो वो लेन देन करेगी दोस्तों क्लियरिंग हाउस से। तो RBI क्या करता है, सभी बैंक्स का क्लियरिंग हाउस बोल के काम करता है। मतलब एक बैंक का दूसरे बैंक पर कुछ लोन होगा या तो फिर कुछ ऐसे इंटरचेंजेबल आइटम्स होंगे, उसको कौन कंट्रोल करता है,
क्लियरिंग हाउस के जरिए आरबीआई कंट्रोल करता है। और लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट, ये आपको याद रखना है दोस्तों, ये फिल इन द ब्लैंक्स में आता है। लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट मतलब क्या, कि जिसका कोई भी नहीं है उसका आरबीआई है। मतलब आरबीआई क्या करता है कि अगर किसी बैंक को कोई लोन नहीं मिल रहा है, अगर उसके पास कोई बैंक भी लोन नहीं दे रहा है, तो लास्ट रिसोर्ट मतलब लास्टली वो किसके पास आ सकता है, आरबीआई के पास आ सकता है, क्योंकि आरबीआई क्या है, एपेक्स इंस्टीट्यूशन है इन द फाइनेंशियल मार्केट इन द इंडिया। थैंक यू सो मच दोस्तों।